सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो 12th फिजिक्स का जो थर्ड चैप्टर था उसका लास्ट ये वीडियो है, जिसमें आपके जो टॉपिक रह गए थे उसको आज मैं कंप्लीट कराऊंगा। जिसमें हमारा था किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने जो नियम दिए थे उसको हमें समझना है, और व्हीटस्टोन सेतु। तो यहाँ पर इससे पहले वाले 2 लेक्चरों में मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक सारे करवा दिए थे, और इस पार्ट में हम जो बचे हुए टॉपिक हैं उन सबको कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपने वो अच्छे से देख लिए होंगे तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप आसानी से उसको कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला जो हमारा टॉपिक है वह है किरचॉफ के नियम। देखिए, किरचॉफ ने जो नियम दिए वह जटिल परिपथों को अच्छे से समझने के लिए, आसान करने के लिए उन्होंने कुछ नियम दिए, 2 नियम दिए। उनको हमें आज पढ़ना है अच्छे से। तो जो हमारे ओम का नियम था, जो बेसिकली अगर हम इसको देखें तो जो किरचॉफ के नियम है वह ओम के नियम का ही विस्तारित रूप है। उसी को हमें यहाँ पर जो परिपथ होते हैं, जटिल परिपथ होते हैं, उसे आसानी से समझने के लिए किरचॉफ ने नियम दिए थे। तो पहला नियम क्या था उसको समझते हैं। पहला नियम है हमारा संधि नियम भी बोलते हैं इसको, या पहला नियम या धारा नियम भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह पहले नियम में जो किरचॉफ ने बताया। यानी किसी भी संधि, कोई संधि है ऐसे, इस संधि पर मान लीजिए बहुत धाराएं आ रही हैं ऐसे, ये, और कुछ धाराएं ऐसी हैं जो इस संधि से दूर जा रही हैं इस तरीके से। अब हमने क्या किया, यह संधि थी, यहां पर मान लीजिए यह जो धारा आई है इसको मान लेते हैं I1, ये I2, I3, I4, I5 और I6। ये इतनी धाराएं इस संधि पर मिल रही हैं। मतलब क्या है कि किसी, या इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जितनी भी धाराएं हैं इन सब का बीजगणितीय योग शून्य होगा। यहां से आप देख सकते हैं बीजगणितीय योग का मतलब क्या है। अगर हम ऐसा कर लें कि जो आने वाली धाराएं हैं इनको ले लें धनात्मक, और इस संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ले लें ऋणात्मक, तो उन सबको जोड़ने पर जो योगफल होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पर हमें कैसे लिखेंगे, अर्थात अगर मैं आने वाली धाराओं को पॉजिटिव ले रहा हूं, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तो आने वाली है, और दूर कितनी जा रही हैं उनको हम ऋणात्मक लेंगे। I4 माइनस I5 माइनस I6 बराबर 0। ये है हमारा पहला नियम। बिल्कुल आसान है, इसको आप चाहें तो माइनस वाली सभी धाराओं को उधर कर दें तो ये हो जाएगा। ये ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5 प्लस I6। ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं, या फिर हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि सभी धाराओं का बीजगणितीय योग यानी समेशन I बराबर 0। सभी धाराओं को जोड़ने के बाद जो मान प्राप्त होगा वह कितना होगा, समेशन यानी सभी आयों का योग, समेशन मतलब सबका योग कितना है, 0 के बराबर। ये है। यहां पर आप एक चीज को और ध्यान से देखें, यहां पे जो पहला नियम है किरचॉफ का पहला नियम या संधि नियम, या प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। ये बात ध्यान रखना, 1 नंबर में कई बार पूछा है। आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, क्योंकि जितना आवेश यहां से आएगा उतना ही इससे दूर जाएगा। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है या उसका पालन करता है। और ये आपका 1 नंबर में कई बार पूछा गया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बाकी इसमें ऐसा कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है समझने के लिए, बिल्कुल आसान है सब कुछ। ठीक है, अब हम समझते हैं हमारा जो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, उसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। और आगे आपका व्हीटस्टोन सेतु उसमें भी हम उसका यूज करेंगे और फिर आपको वहां पे समझाएंगे। चलिए फिर अगला टॉपिक देखते हैं।
चलिए अब देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, देखिए कि किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद पास में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में उपस्थित सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया है, इसमें हमने दो पास लिए हैं। देखो ये हमने एक डायग्राम बनाया जिसमें यहाँ पे हमने एक R1 प्रतिरोध लगाया है, ये एक E1 विद्युत वाहक बल का एक सेल है, और यहाँ पर एक R2 प्रतिरोध है जिसके साथ हमने एक E2 विद्युत वाहक बल का सेल लिया है, यहाँ R3 प्रतिरोध है। अब मैं पहले डायग्राम आपको समझा दूं। यहाँ से देखिए इस सेल से I1 धारा ऐसे चल रही है, इससे I2 धारा चल रही है, तो यहाँ पर आकर यहाँ से देखो ये I1 आ रही है और ये I2 जा रही है, दोनों मिला के ये कितना हो गया I3। तो जो धारा बनी है उसको हमने I3 मान लिया, I3 है। चाहे तो आप I3 को ऐसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2, और फिर ये इस सेल में इस प्रतिरोध में I2 धारा आ गई और ये इसमें I1 चला गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से I2 ही जा रही थी इसलिए इसमें I1 आई है, I2 आई है। यहाँ पर देखिए बंद पास के लिए, यानी बंद पास इसको क्या कहते हैं, पास नियम, यानी एक पास के लिए ही इसको हम यूज करते हैं। तो क्या कहता है कि किसी बंद पास में बहने वाली धारा और उसका संगत प्रतिरोध। तो देखिए यहां पर हमने यही लिखा है, बहने वाली धारा मान लीजिए I है और संगत प्रतिरोध R है। तो उसमें जो उस पास में जितने भी विद्युत वाहक बल होंगे तो उसमें क्या होगा कि धारा और संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग और उस पास में जितने विद्युत वाहक बल के सेल होंगे उनके सभी बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यहां पर आप इसको समझें, मैं आगे इसको अब हम करते हैं हल। चित्र से ले रहे हैं, बंद पास लेते हैं, एक कोई भी ले लीजिए। देखिए दो पास है यहाँ पे, तो मैं इसको ऐसे ले रहा हूं, ऐसे चल रहा हूं मैं, A B E F A, ये बंद पास हमने लिया A B E F A में। तो इसमें क्या होगा, अब आप कहां चलेंगे, A से B चलेंगे, तो A से B, तो A से B ऐसे चले हम, तो यहां से यहां तक चले हैं, तो धारा तो है लेकिन संगत प्रतिरोध नहीं है। फिर हम चलेंगे B से E, देखो B से E, तो B से E जब चलेंगे तो धारा क्या है, I2 है, तो क्या लिखेंगे I2, और संगत जो प्रतिरोध है वो कितना है R2। ये ध्यान रखना, पहले धारा फिर उसका संगत प्रतिरोध। अब यहां पे आप देखिए हम ऐसे चल रहे हैं B से E और धारा बह रही है ऐसे E से B, तो माइनस चिन्ह आएगा क्योंकि हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं इसलिए। फिर हम चलेंगे E से F, तो E से F प्रतिरोध नहीं है, धारा है, छोड़ दीजिए। फिर चलेंगे F से A, तो F से A चलेंगे तो वहां पे धारा कितनी है I1। अब देखिए हम भी F से A चल रहे हैं, धारा भी ये I इधर ही है, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे मान पॉजिटिव होगा I1 और प्रतिरोध क्या है R1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का काम हमने कर दिया। हमें अब ये देखना है कि इस बंद पास में कितने शेल हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखना है, हमें सभी विद्युत वाहक बलों का योग लिखना है। अब इक्वल, अब देखिए A से B कोई सेल नहीं है, B से E हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक E2 विद्युत वाहक बल का शेल है। अब देखिए ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड यानी जब हम I और R का जब चिन्ह लेना होगा तो अगर धारा की दिशा में होगा तो पॉजिटिव लेंगे और धारा के विपरीत दिशा में होगा तो नेगेटिव लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था। अभी B से E चले थे तो हम ऐसे चल रहे, धारा ऐसी चल रही है तो हमने माइनस चिन्ह लिया, ठीक है। लेकिन जब सेल की बात करेंगे तो प्लस से माइनस चलेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे नेगेटिव साइन लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस क्या होगा E2। फिर यहां से यहां चलेंगे, कोई भी सेल नहीं है, F से A चलेंगे तो E सेल है, देखो माइनस से प्लस चल रहे हैं, अभी प्लस से माइनस गए थे तो हमने नेगेटिव लिया, यहाँ पे हमने अभी ऐसा ही लिया है, ठीक है। आप ऐसे ले रहे हैं कि हम माइनस से प्लस चल रहे हैं तो हम नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव ले लिया, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस से प्लस है तो फिर क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा आपका E1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। इसको चाहें तो आप मतलब माइनस वाले को पहले प्लस वाले को बाद में करके लिख सकते हैं क्रम से। और दूसरा बंद पास लेते हैं, बंद पास अब दूसरा बंद पास क्या है,
ये बी सी डी ई बी, तो इसमें भी हम ऐसे ही चल रहे हैं, बंद पास बी सी डी ई बी में। तो पहले वही लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखेंगे। देखो बी से सी धारा है, प्रतिरोध क्या है, अब धारा क्या है, देखो धारा है I3, प्रतिरोध क्या है R3। फिर D से E, तो धारा तो है लेकिन कोई प्रतिरोध नहीं है। अब E से B, तब E से B चलेंगे तो धारा I2 है, और यहां पर भी हम चल रहे हैं उसी दिशा में है, तो पॉजिटिव चिन्ह आएगा, और क्या हो जाएगा I2, और प्रतिरोध क्या आएगा R2। ठीक है, फिर और कोई इसमें प्रतिरोध है नहीं। अब आइए राइट हैंड साइड, तो यहां से यहां तक चले, देखो कोई भी सेल नहीं है। अब इधर से यहां से जब E से B चलेंगे तो एक विद्युत वाहक बल का सेल है जो कितना है E2 है, और माइनस से प्लस चल रहे हैं तो क्या आ जाएगा E2 आ जाएगा। तो ये जो हमारा यही है हमारा किरचॉफ का बंद पाश नियम या द्वितीय नियम इसको हम बोलते हैं। ये बात आपको क्या समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल आसान है, कुछ भी इसमें समझने के लिए ऐसा नहीं है कि जो आपके समझ में नहीं आया हो। और अगर दिक्कत फिर भी अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार और देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आगे की बात करते हैं, इसको हम वोल्टता नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो नाम इसके क्या ही है, आपको मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, कोई ऐसी बात नहीं। बस आपको एक चीज नोट करके और लिखनी है, नोट करके लिखेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम या बंदपास नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो मुझे उम्मीद है ये आपने समझ लिया होगा, काफी आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अब हम करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो है आपका व्हीटस्टोन सेतु। शुरू करते हैं अपना अगला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है व्हीटस्टोन सेतु। ये है हमारा इस चैप्टर का बहुत ही इंपोर्टेंट, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार आने के इसके चांस है, बहुत चांस है कि इसको पूछा जाए, और प्रैक्टिकल में भी ये आपसे पूछा जाता है। तो मैं इस पे अच्छे से एक एक पॉइंट पे बात करूंगा। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, मैंने देखो जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा पूछा जाता है वहां पर आपको प्रॉपर चीजें लिखनी होती हैं। तो सबसे पहले आप लिखते हैं कि वह जो इंस्ट्रूमेंट हमें बताना है वह क्या होता है, फिर उसकी रचना लिखनी होती है, फिर उसका सिद्धांत, वह किस सिद्धांत पर आधारित है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और उसके बाद में फिर उसको हम कहते हैं कार्यविधि या जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें फिर हम लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, व्हीटस्टोन सेतु क्या है, फिर रचना क्या है, फिर सिद्धांत और फिर उसकी कार्यविधि। ठीक है, तो यहां से हमने एक एक चीज को लिखा है। अगर पेपर में पूछा जाता है तो आपको इसी तरीके से लिखना है, तभी आपको इसका पूरा नंबर मिल पाएगा, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो मैंने इसीलिए पूरी चीजें लिखी है कि इस तरीके से ही आप अपने एग्जाम में इसको लिख पाए। देखते हैं यहाँ पे क्या है। व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा विद्युत परिपथ है, एक ऐसा विद्युत परिपथ है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। मतलब कोई प्रतिरोध है, उसका मान हमें मालूम नहीं कितने ओम का है, क्या है, ठीक है, तो उसको हम ज्ञात कर सकते हैं इसकी सहायता से। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। इसका आविष्कार इंग्लैंड के वैज्ञानिक C.F. व्हीटस्टोन ने किया था, इसीलिए इसका नाम व्हीटस्टोन सेतु रखा गया है। फिर क्या है इसकी रचना, तो मैंने बिल्कुल आसान भाषा में सारी चीजों को लिखा है। तो इसकी रचना क्या है, इसमें चार प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज की चार भुजाओं पर जोड़ देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं PQRS, ये चार प्रतिरोध है, ठीक है, तथा एक विकर्ण पर गैल्वानोमीटर व कुंजी K2, ये हमने गैल्वानोमीटर और कुंजी K2 जोड़ा है, ठीक है, तथा इसी दूसरी भुजा पर एक सेल व कुंजी K1 जोड़ देते हैं। इसको आप यहां से हटा के ये जो विकर्ण है इसको यहाँ पे हमने दिखाया है इसी तरीके से बुक में भी, क्योंकि आसानी से समझ में आ जाता है। फिर ये तो हो गई इसकी रचना, उसके बाद में है इसका सिद्धांत।
जिसका सिद्धांत क्या है? इस सेतु का सिद्धांत संतुलन की स्थिति है, अर्थात सेतु भुजा BD। ये जो BD भुजा है इसको क्या कहते हैं हम? सेतु भुजा कहते हैं, ये ध्यान रखना है। कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, मतलब क्या है, यहां से इस तरीके से धारा प्रवाहित हो रही है, तो यह जो धारा आई थी यह इस A बिंदु पर दो भागों में विभाजित हो गई। यहां से आप देख रहे हैं कि ये जो I धारा है, I, यह दो भागों में, यानी स्मॉल लिखा है, चलो कोई बात नहीं, I बराबर I1 प्लस I2। एक धारा इधर चली गई, एक इधर, तो आप देख रहे हैं यहां से ये ऐसे जाके यहां चली गई और ये ऐसे जाके यहां चली गई, तो संतुलन की स्थिति में इस तार में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। सेतु का मतलब होता है ब्रिज यानी पुल। पुल में आपने देखा होगा पिलर लगे होते हैं, तो जब पानी आता है तो जो पिलर होता है बीच में, पिलर मोटा था, उसके साइड से पानी निकल जाता है, उस पिलर में से होके नहीं जाता, इसीलिए इसको भी उसी टाइप से सेतु बोल दिया है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब फिर हमने आगे, हमें मतलब इसको लेके आना है, फिर हमने आगे क्या लिखा है? उत्पत्ति। उत्पत्ति मतलब इसको प्रूफ करना है आपको, ये संतुलन की स्थिति को प्रूफ करना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि माना संतुलन की स्थिति में बैटरी द्वारा दी गई धारा बिंदु ए पर दो भागों में बट जाती है। आप देख रहे हैं बिंदु ए पर I1 इधर चली गई और I2 इधर चली गई। इस प्रकार I1 धारा प्रतिरोध P व Q, तो I1 जो धारा थी वो प्रतिरोध P और Q ऐसे जा रही है इसमें होके, और जो I2 धारा थी वह R, प्रतिरोध R और S में होके जा रही है। ये सब चीजें हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम लिखेंगे, अब इसको प्रूफ करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, चित्र से बंद पास एक पास ले लीजिए ABDA, बंद पास ABDA में, ठीक है। यहां पे हम क्या लगाएंगे? किरचॉफ के द्वितीय नियम से। क्या करेंगे? देखिए A से B, यहां पे धारा क्या है? I1, यहां पे लिख सकते हैं बंद पास नियम से। तो उसमें बंद पास नियम क्या कहता है? इसमें धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। तो यहाँ पे धारा क्या है? I1 और प्रतिरोध क्या है? P। जिस दिशा में हम चल रहे हैं उसी दिशा में धारा है, तो पॉजिटिव लेंगे। फिर B से D कोई धारा ही नहीं है, फिर D से A, तो D से A जब चलेंगे तो क्या होगा? हम धारा के विपरीत चल रहे हैं, धारा हमारी विपरीत चल रही है, तो क्या हो जाएगा? फिर यहां से धारा का मान आएगा I2 और प्रतिरोध क्या आएगा? R, और तो इसमें कोई धारा है नहीं। फिर राइट हैंड साइड में यानी बीजगणितीय योग समस्त उस पास में उपस्थित समस्त विद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होता है, तो इसमें तो कोई सेल नहीं है, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 0। तो यहां से हम अगर इसे उधर कर दें तो आ जाएगा I1P बराबर I2R। इसको आप समीकरण 1 बोल दीजिए। इसी प्रकार एक और पास है, इसी प्रकार बंद पास अब आप ले लीजिए ये वाला BCDB में, यहां पर भी लगाइए। तो देखो B से C धारा क्या है? I1 है और प्रतिरोध है Q, धारा की दिशा में है, पॉजिटिव आएगा। फिर C से D, तो धारा क्या है? I2 है और हम विपरीत दिशा में है, तो I2 और प्रतिरोध क्या आएगा? S। अब यहां चलेंगे, कोई धारा नहीं और इसमें सेल कोई है नहीं, तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा? 0 आ जाएगा। अब देखिए यहां पर आप इसको उधर कर दीजिए, तो I1Q बराबर I2S और इसको बोल दीजिए समीकरण 2। यहां तक बिल्कुल आसान है, समझ में आ गया होगा। यहां से अब देखिए, यहां पे आप एक चीज देखिए, हमें क्या चाहिए? P/Q। तो P/Q यानी समीकरण, ये समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर दे तो क्या होगा? समीकरण 1 में 2 से भाग करने पर तो क्या होगा? देखो I1P/I1
क्यू, और राइट हैंड साइड क्या आएगी, I2R अपॉन I2S। देखिए I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, क्या मिलेगा, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। ये है इसका एकदम आसान तरीका, जिस तरीके से आप बिना किसी झंझट के आसान तरीके से इसको समझ सकते हैं और अच्छे से आप इसको कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने सारी चीजों को अच्छे से आपको समझा दिया है, और अब मैं इससे रिलेटेड कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। यहाँ से हमें एक और चीज पता चलती है, ये आप देख रहे हैं पी क्यू, देखिए पी क्यू और ये आर एस यानी आर एस। इसका मतलब क्या है कि ये जो समांतर चतुर्भुज है, इसकी संलग्न भुजाओं का जो अनुपात होता है वह दूसरी संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ये बात यहां से हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर समझ में आ गया होगा। अब छोटी छोटी चीजें इससे रिलेटेड मैं आपको अभी समझा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं आगे। तो चलिए अब हम देखते हैं व्हीटस्टोन सेतु से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। व्हीटस्टोन सेतु से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु में पहला है AB तथा BC भुजा को अनुपाती भुजा कहते हैं, यानी AB जो हमारी यह भुजा है और BC यानी ये वाली, इसको क्या कहते हैं, अनुपाती भुजा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल में कई बार पूछ लिया जाता है। फिर आपकी AD भुजा को ज्ञात भुजा कहते हैं। AD भुजा को क्या कहते हैं, ज्ञात भुजा। AD भुजा ज्ञात भुजा है। यहाँ पर AD ज्ञात भुजा, यहाँ पर जो क्यों कहते हैं ज्ञात भुजा, क्योंकि जो प्रतिरोध R है यह ज्ञात प्रतिरोध है। क्या, यह ज्ञात प्रतिरोध है, इसलिए। फिर है DC भुजा को अज्ञात, यानी DC ये यानी S प्रतिरोध जो होता है इसको कहते हैं अज्ञात प्रतिरोध। ठीक है। फिर आपकी BD भुजा को सेतु भुजा कहते हैं, मैंने पहले ही बताया। BD भुजा को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेतु भुजा। फिर है आपका, ये प्रैक्टिकल में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, मतलब व्हीटस्टोन सेतु के उपयोग से कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको बनाया गया है सिद्धांत से। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से प्रतिरोध नापने के लिए दो उपकरण बनाए गए हैं, जो कौन से हैं, पहला है आपका पोस्ट ऑफिस बॉक्स और दूसरा है मीटर सेतु। तो हमने यहाँ पर आज आपको ये चैप्टर भी खत्म कर दिया है। यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स थे वो मैंने सारे इसमें कवर कर लिए हैं, और अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 4। आपको यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि सारा चीज़ समझ में अच्छे से आ गई होगी और आप अच्छे से अपनी तैयारी को कर भी रहे होंगे। और देखिए जो भी हो सकता है मैं जितना कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। बाकी वीडियो देखने के बाद आपको निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में लाभ मिलेगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। बाकी अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते रहिए। कमेंट तो आप करते नहीं हो, चलो कोई बात नहीं, मैं अपना काम है जैसे कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ, और बाकी मेहनत तो आप करेंगे वैसा रिजल्ट ही आपको एग्जाम में मिलेगा। और खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई को करते रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।